बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर इंग्लिश बुक 4 यानी नॉवल जो है इसके बारे में देखेंगे। नॉवल आपका है, ऐसे आपको पता है, एक ही नॉवल है आपके बुक। जैसे बुक 2 में आपने पढ़े थे कुछ हीरोज़ और कुछ एसेस पढ़े थे मॉडर्न प्रोज के, और बुक 4 जो है आपकी वो नॉवल बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक बोर्ड यानी एग्ज़ाम रेलिवेंस क्या है। तो एग्ज़ाम रेलिवेंस एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि इसमें ऑब्जेक्टिव में से आपके पास सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। 4 एमसीक्यूज आते हैं, चारों करने होते हैं और मार्क्स इनके होते हैं 4। इसी तरह 4 नंबर यहाँ से आगे सब्जेक्टिव में आपके इसके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस 11 पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 8 करने होते हैं, ये समटाइम 12 में पूछे जाते हैं। और मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होते हैं 2, तो आपके 16 सब्जेक्टिव और 4 ऑब्जेक्टिव में टोटल मार्क्स आपके जो नॉवल में से आते हैं 20, यानी 20% पेपर आपका नॉवल वाले पोर्शन से पूछा जाता है। सो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस पे आपने गौर से देखना है। यानी मेजर पोर्शन 8 शॉर्ट क्वेश्चन का आपको इस नॉवल के चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नॉवल का टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल है और उसके राइटर हैं जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन जो है एक बड़े अच्छे और हम जेम्स हिल्टन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हु वाज जेम्स हिल्टन, ताकि हमें इस नॉवल के बारे में भी समझ आना शुरू हो जाए। जेम्स हिल्टन जो है वो तकरीबन 20th सेंचुरी पोएट आप उसे कह सकते हैं, नॉवेलिस्ट सॉरी। वाज बर्न ऑन 9 सितंबर 1900, यानी ये 1900 में पैदा हुए थे इन ली लैंकशायर। ये एक जो है लंदन में मैनचेस्टर के साथ एक जगह है लैंकशायर। His father John Hilton was a headmaster of a chapel and school in Walthamstow, यानी ये भी आप यूके में जगह है वाल्थमस्टो। वहाँ पर इसके वालिद जो है वो टीचर थे। तो ज़ाहिर है वालदेन का कुछ न कुछ इम्पेक्ट जो है वो, बल्कि कुछ न कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है औलाद पर। ही वॉज एजुकेटेड एट मोनोक स्कूल वाल्थमस्टो टिल 1914। देन उसके बाद वो स्कूल में गया द लेज स्कूल कैम्ब्रिज एंड देन एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। यानी कॉलेज लाइफ में ही he wrote his first novel and was awarded an honor degree in English literature। यानी शुरू में ही उसका एक लिटरेरी टेस्ट था, अदबी ज़ौक़ रखता था, और शुरू में ही उसने एक अपनी अर्लियर लाइफ में ही नॉवल लिख दिया था। आगे चलते हैं। He started work as a journalist, एक सहाफ़ी था for the Manchester Guardian, then reviewing fiction for the Daily Telegraph। The Daily Telegraph आपने फर्स्ट ईयर में शायद इसका पढ़ा भी था, लास्ट चैप्टर जो था उसमें। He was an English novelist and screenwriter। He is best remembered for his novels Lost Horizon, Goodbye Mr. Chips and Random Harvest। ये इसके जो है बेसिक और बड़े फेमस नॉवल थे, लॉस्ट होराइजन, गुड बाय मिस्टर चिप्स और रैंडम होराइजन। उसके साथ साथ वो को राइटिंग स्क्रीन प्ले की वजह से मशहूर हुआ, जिसमें फिल्म कैमाइल पर उसने प्ले लिखा था, एंड मिसेस मिनेवर, ये 36 और 42 में इसने ये लिखे थे अपने स्क्रीन प्लेज। द लेटर यानी दूसरा जो प्ले था मिसेस मिनेवर, अर्निंग हिम एन एकेडमी अवार्ड, उसके वजह से उसे एक अवार्ड भी मिला। ही डाइड ऑन 20 दिसंबर 1954। ये उसकी मतलब एक कितनी ज़्यादा। चैप्टर नंबर 1 जो है इस नॉवल का वो तकरीबन मेमोरीज की बेस पे है, आप जहन में रखिएगा। आगे चल के आप देखेंगे कि ये इस नॉवल में ख़ास तरतीब नहीं है, जो प्लॉट है इसका वो लूज़ है, आपको इंसिडेंट आगे पीछे होते दिखाई देंगे। फ्लैशबैक टेक्निक्स जो है इसमें यूज़ हुई हैं। फ्लैशबैक टेक्निक का मतलब होता है इसका टेक्स्ट बड़ा मज़े का है, आपको शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन बाद में आप इसे एंजॉय करेंगे। राइटर कहता है व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स, यू गेट वेरी स्लीपी
एट टाइम्स। स्लीपी का मतलब ये मैंने साथ मेंशन कर दिया ताकि आपकी आसानी रहे। स्लीपी का मतलब होता है ड्राउजी, यानी जब आपको नींद आ जाती है उस वक्त तो आपकी when you are getting on in years. It's nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner, call hour, prep and lights out. ये आप इंजॉय करते हैं स्कूल की बेल सुनकर। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक। एक वाउंड, ये वाउंड अप घड़ी को चाबी देना होता है। एक WUND वाउंड मैंने आपको बताया था, वो वूंड होता है लफ्ज़ बेसिकली, जिसको ज़ख्म कहते हैं, तो ज़ख्म के सेंस में से वूंड पढ़ेंगे और चाबी देना या घुमाने के सेंस में से वाउंड पढ़ेंगे। जैसे विंड और वाइंड होता है, इस तरह वूंड और वाउंड होता है। चिप्स ऑलवेज वाउंड the clock after that last bell, then he put the wire cord in front of the fire, turned out the gas, and carried a detective novel to bed. शाम को उसकी एक्टिविटीज़ बताई जा रही हैं, घड़ी को यानी लाम वगैरह देकर अपनी जो आग जलाई हुई थी उसके गिर्द जो है वो आग के गिर्द वो जाली लगाकर सेफ्टी के लिए वो अपना डिटेक्टिव नॉवल लेकर बेड पर चला जाता है, यानी उसे बेड रीडिंग की भी हैबिट थी। बट कैसे? रेयरली डिड ही read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying a perception. Perception का मतलब awareness होता है, then any changeful entrance into another world. For his days and nights were equally full of dreaming. अभी वो एक आध पेज ही पढ़ता है तो नींद की उस पर जुनून की तारी होती है, वो सो जाता है और ख्वाबों की दुनिया में, बल्कि वो कहता है कि वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं जाता बल्कि दूसरी दुनिया में जाता था, क्योंकि उसकी दिन और रातें दोनों ख्वाबों से भरी हुई थी। He was getting on in years, indeed, as डॉक्टर मैरीवेल। अब डॉक्टर मैरीवेल आगे आप चल के आप देखेंगे, ये 3 करेक्टर अभी तक हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं, डॉक्टर मैरीवेल, मिस्टर चिप्स और and that is of course if you die at all. You are such a remarkable old boy that one never knows. But when Chips had a cold or when east winds roared, Maribel would sometimes take Mrs. Wicked aside in the lobby और उसे क्या कहता है, look after him, you know, his chest, it puts a strain on his heart, nothing really wrong with him, only Anno Domini, but that's the most fatal complaint of all in the end. Anno Domini by Jove, yes, born in 1840। उसे कहता है कि भाई तुम बहुत पुराने हो, बुढ़ापे के अलावा जो है तुम्हें और कोई मसला नहीं। लेकिन बुढ़ापा ही सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, बुढ़ापा। बॉर्न इन 1848, यानी चिप्स का पैदा हुआ 1848 में, एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टोडलिंग चाइल्ड। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड। ये ग्रेट एग्जीबिशन हुई थी 1851 में, तो कहते हैं जाहिर है इतना अरसा गुजर गया है जब ये कहानी जो है वो पेश की जा रही है, तो कहता है कि हाँ 1848 में पैदा हुआ और ग्रेट एग्जीबिशन में भी चिप्स ने पार्टिसिपेट किया। नॉट मैनी पीपल स्टिल लाइफ कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट, यानी इतनी पुराना होना और इस चीज़ पे बोस्ट करना या इस पे फ़ख्र से बताना बहुत कम लोग ही उस दौर के रह गए। जैसे आप कहते हैं ना उस दौर के तो आप जिन भी नहीं बाकी रहे, तो यानी चिप्स इतना पुराना था। बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबीज टाइम। अब ये हाँ, चिप्स को वेदरबी के वक्त का भी ब्रुकफील्ड याद है, यानी ये वो भी एक पुराना हेडमास्टर था जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, यानी चौथा करेक्टर आपके पास आ गया है वेदरबी। A phenomenon that was Weatherby had been an old man in those days, 1870, easy to remember because of Franco-Prussian War. Chips had put in for Brookfield after a year at Mulberry, which he hadn't liked because he had been dragged there a great deal. But Brookfield he had liked almost from the beginning. चिप्स ब्रुकफील्ड ज्वाइन करने से पहले एक और स्कूल भी ज्वाइन कर चुका था, उसका नाम मेलबरी था। वहाँ पर उसे रैगिंग की गई, उसे तंग किया गया, जिस वजह से वो छोड़कर ब्रुकफील्ड में आ गया। सो कुछ दोस्तों के मैसेजेस हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। He remembered that day of preliminary interview
sunny June with the air full of flowers scents. उसे याद है जब उसने फर्स्ट ज्वाइनिंग दी थी ब्रुकफील्ड में. एंड द क्लिक ब्लॉक ऑफ द क्रिकेट ऑन द पिच. Brookfield was playing Burnhurst, and one of the Burnhurst boy, a chubby little fellow, made a brilliant century. Queer that a thing like that should stay in the memory so clearly. Weatherby himself was very fatherly and courteous. He must have been ill then, poor chap, for he died during the summer vacation before Chips began his first term, but the two had seen and spoken to each other. यानी वेदरबाई और चिप्स की आपस में मुलाकात तो हुई, पहला इंटरव्यू उसका वेदरबाई ने किया. So Chips often thought as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, क्या सोचता वो, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby. Vivid, yes, it was a frequent picture in his mind that summer day with the sunlight filtering through the dust in Weatherby study. अब चिप्स के जब मिसेस विकेट के घर वो आग के सामने बैठता तो उसके जहन में वो सारी यादें आती और वो सोचता कि वेदरबाई, क्योंकि इतनी पुरानी बात है कि चिप्स कहता कि मैं शायद उन लोगों में से वाहिद हूँ जो वेदरबाई को जानते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो शायद मर चुके हैं. और उसकी बड़ी क्लियर किस्म की जो है वो तस्वीर अभी तक मेरे जहन में है. क्या उसने क्या कहा वेदरबाई स्टडी में, वेदरबाई ने चिप से क्या कहा जब चिप ने ज्वाइन किया, यू आर ए यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल. गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न. ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप व्हाट डिड वेदरबाई से टू मिस्टर चिप्स व्हेन ही मेट हिम फर्स्ट टाइम, जब पहली मुलाकात हुई तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. यू आर ए यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल. गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न. एंड डोंट उससे क्या कहता है, वेल नो परहैप्स नॉट सर. नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है. फिर वो चूंकि सीनियर था वेदरबाई, वो से कहते हैं नेवर माइंड, यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. यू हैव अनदर चांस हियर. Take up a firm attitude from the beginning. That is the secret of it. तो उसके कहते हैं शुरू से ही अपने आप को जरा स्ट्रिक्ट हार्ड एटीट्यूड के साथ रखना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो. Perhaps it was, शायद ऐसा ही था. He remembered that first tremendous ordeal of taking prep, a September sunset more than half a century ago. Big hall full of lusty barbarians. इंतहाई नखट्टू किस्म के बच्चे जो है वो वहाँ पर थे जब उसने अपनी पहली क्लास ली, और वो रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे. उसको तंग करने के लिए, अपना लॉफुल या अपना लीगल उसे शिकार समझ के लिए उस पर उसको तंग करने के लिए तैयार थे. हिज यूथ, फ्रेश कंप्लेक्शन, हाई कॉलर्ड एंड साइड विस्कर्स, ओल्ड फैशन पीपल फॉलोड इन दोज डेज. यानी कलम वगैरह साइड पे कलमे रखना ट्रेंड था उस दिनों में. एट द मर्सी ऑफ 500 मास्टर्स was a fine art. and यानी उन बच्चों का जो है वो दूसरे लोगों को या नए आने वाले जो उस्ताद थे उनको तंग करना उनकी एक हैबिट बन चुकी थी. To whom the baiting of new master was a fine art, an exciting sport and something of tradition. यानी नए उस लोगों को तंग करना उनकी ट्रेडिशन का हिस्सा बन चुका था. ऑब्वियसली चिप्स का भी फर्स्ट डे था तो उसको भी तंग करने की लाजमी की. Decent little beggars individually, but as a mob, just pitiless and implacable. Implacable कहते हैं ruthless को. ये मैंने आप इस मीनिंग साथ लिखे हैं, मैं इसके आपके साथ पूरा लेक्चर शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसे प्रॉपरली पढ़ सकें. The sudden hush as he took his place at the desk on the dais, the scowl he assumed to cover his inward nervousness, the tall clock ticking behind him, and the smells of the ink and the varnish, the last blood rays slanting in slabs through the stained glass window. यानी उसे इतनी डिटेल्ड याद है जब वो खड़ा था उसके चेहरे पर एक उसने स्कॉल चढ़ाने की कोशिश की ताकि वो नर्वसनेस को छुपा सके, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था. उसको क्लॉक की टिक टिक भी याद है, और वहाँ वार्निश और इंक की जो स्मेल थी वो भी याद है, और
स्टैंड ग्लास से सूरज की जो सुर्ख किस्म की शुआएं गुजर रही थी वो भी उसे याद है। फिर क्या हुआ, समवन ड्रॉप्ड द डेस्क लिड, किसी ने डेस्क का लिड यानी उसका डेस्क का ऊपर जो कवर होता है वो गिराया, थक की आवाज आई। Quickly he must take everyone by surprise. He must show that there was no nonsense about him. You there in the fifth row, you with the red hair, what is your name? Kole said. Very well, Kole, you have 100 lines. अब उसे क्या 100 lines की उसने punishment दे दी। फौरन उसने साबित किया कि वो सारी क्लास पर नजर रखे हुए हैं। No trouble at all after that. He won his first round. उसने अपना फर्स्ट राउंड जो था वो विन कर लिया और उसने साबित किया कि उसके बारे में कोई भी इस तरह की एक्टिविटी वो। And years later, when Cole was an alderman of the city of London and a baronet and various other things, he sent his son, also red hair, to Brookfield, and Jeff would say, अब वो कोले बड़ा हो गया। जिस तरह देखिए हमारे बहुत सारे सीनियर टीचर्स होते हैं जिनके बच्चे भी, जिनके स्टूडेंट्स के बच्चे भी उनसे पढ़ते हैं। तो अरसे बाद जब कोले, जिसको उसने 100 लाइन की सजा दी थी, उसका बच्चा वो भी रेड हेयर था, तो उसने अपने बच्चे को ब्रुकफील्ड में भेजा। तो कोले को उसने क्या कहा, चिप्स ने, कोले योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. उसके तेरे अब्बा जी को भी मैंने सजा दी थी 25 साल पहले, तब वो डिजर्व करता, तो तुम भी आज सजा के मुस्तहिक हो, तुम भी डिजर्व करते हो। How they all laughed and how Sir Richard laughed when his son wrote home the story in the next Sunday letter. यानी उसी क्लास का सेकंड कोले का जो क्लास फेलो रिचर्ड था, उसने जब घर कहानी लिखी तो कैसे वो लोग जो है वो हंसना शुरू हो गए। And again, years later, after that, many years after that, there was an even better joke. For another Kole had just arrived. अब उसके भी सालों बाद एक नया कोले आ गया। ये कोले कौन था? The son of the Kole, who was the son of the first Kole, and Jeff would say, punctuating his remarks with that little that had then become a habit with him. Kole, you are a splendid example of inherited ट्रेडिशन। इनहेरिटेड का मतलब होता है हेरिडेटरी, विरासती खसूसियत। थर्ड कोले यानी पुराने कोले का पोता उसके पास पहुंच गया और चूंकि उस वक्त चिप्स बूढ़ा हो चुका था तो वो थोड़ा सा रुक रुक के बात करता था। उसे कहता है तीसरे कोले को, I remembered your grandfather, he could never grasp the ablative absolute. A stupid fellow, your grandfather, and your father too. I remembered him. He used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either. कहते तेरा दादा भी जो है वो उसको एब्लेटिव एब्सोल्यूट यानी लैटिन की ये ग्रामेटिकल टर्म में समझ नहीं आती थी, और तुम्हारे वालिद साहब भी जो है कोई अच्छे इंसान नहीं थे। बट आई डू बिलीव माई डियर कोले दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, यानी तुम उस पूरी नस्ल में सबसे ज्यादा बेवकूफ आदमी हो। रोड्स ऑफ लाफ्टर, लोग वहां पर हंसना शुरू कर जाते हैं इस बात पर। अ ग्रेट जॉक दिस, growing old, but a sad joke too in a way. And as Chips sat by the fire with autumn gale rattling the windows, the wave of humor and sadness swept over him very often until tears fell, so that when Mrs. Wickett came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying, and neither Chips himself. और ये बड़ी मज़े की जॉक थी, और ये बातें जब बाद में रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के घर आग के सामने बैठकर उसे याद आती तो वो उन यादों में इतना गुम हो जाता कि जो उसने मिसेस विकेट को चाय का कहा हुआ था, वो जब चाय लेकर आती तो उसे समझ ना आती कि मिस्टर चिप्स रो रहा है या हंस रहा है, और इवन मिस्टर चिप्स को खुद भी समझ ना आती, यानी ये उसकी इतनी इम्ब्रॉसमेंट थी। ये आज हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, टेक्स्ट पढ़ा है इस चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज और इसकी जो बोर्ड रेलिवेंस है वो, और साथ लेक्चर नंबर 2 जो होगा इस चैप्टर का उसमें पढ़ेंगे इसके MCQs, और जैसे आपने इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये प्रॉपर जो है वो समझ आ जाए।